हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है हमारी क्लास 10th मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 के जितने भी आपके टॉपिक है उसका समरी वाला पार्ट मीन्स जितने भी उस पर्टिकुलर चैप्टर में जो फॉर्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है, कितने मार्क्स का आएगा और कहाँ कहाँ पे वो क्वेश्चन बनने के चांस है, सब एक ही वीडियो में एंड कम टाइम में एक्सप्लेन में करके दे रहा हूँ आप लोग को। आज बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक एंड जहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, चैप्टर क्लास 10th मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मुझे लगता है मोस्ट ऑफ बच्चे जो प्रॉब्लम होती है वो बोलते हैं सर फाइनेंशियल प्लानिंग का, उसका सबसे बड़ा रीजन है को जो आपको नेसेसरी चीज़ें हैं, मतलब चैप्टर इस पर्टिकुलर चैप्टर में बस वही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले कोई भी बच्चा अगर जीएसटी वाला पार्ट पढ़ रहा है, मतलब जीएसटी चैप्टर ऑप्शन में नहीं रखा और पढ़ना चाहता है, तो भाई सबसे पहला काम है भाई उस पर्टिकुलर चैप्टर को आप 4 पार्ट में डिवाइड करना, क्योंकि 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 4 पार्ट में एंड अलग अलग टाइप ऑफ सम भी है। क्लियर है? तो हर एक पार्ट को अलग पढ़ोगे तो इजी हो जाएगा पढ़ना और समझना आपके लिए। जिन बच्चों के पास ये पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी जहां पे मैंने क्लियर नोट्स बना दिया भाई, पार्ट 1 अलग रहेगा, पार्ट 2 अलग रहेगा, पार्ट 3 अलग एंड पार्ट 4 अलग, और हर एक का क्लासिफिकेशन मैंने कर दिया है। अगर रिक्वायरमेंट रहेगी भाई तो व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, इजिली आपको मिल जाएगा, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है। अब बात करता हूं सबसे पहले पार्ट मतलब 4.1 के लिए क्या जरूरी है आपके लिए जानना, यहां पे मैंने हाईलाइट कर दिया भाई। पहले तो हर एक बच्चे को जीएसटी का मतलब पता होना चाहिए, मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। कहां पूछा जा सकता है सर? ऑब्जेक्टिव में। ये भी चीज ध्यान रखना, पूछा कहां पे जा सकता है सर? ऑब्जेक्टिव में। ये स्टार्ट होने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि भाई कितने मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक आने वाला है, तो 8 मार्क्स का। कितना? 8 मार्क्स का। क्लियर है? एंड 4.4 में ऐसे समय जो 4 मार्क्स में आने के चांसेस रहते हैं, तो 4.4 अगर कोई टॉपर बच्चा है तो जरूर प्रैक्टिस कर लेना, उस टाइप के क्वेश्चन 4 मार्क्स में देखने मिल सकते हैं। तो चलिए, जीएसटी का मतलब क्या होता है भाई? गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब अप्लाई हुआ था इंडिया में, ध्यान रखना 1 जुलाई 2017। ये ऑब्जेक्टिव वाले हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना ये ऑब्जेक्टिव है। एंड प्रैक्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है भाई, जो जीएसटी हमारा होता है मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारा होता है सीजीएसटी, सेकंड हमारा होता है एसजीएसटी। एंड एसजीएसटी के प्लेस पे कभी कभी यूटीजीएसटी लिख के आता है। अगर 4.1 प्रैक्टिस किया होगा तो वहां पे आता है। इसका मतलब क्या है? रिपीट करता हूं, 2 इक्वल पार्ट्स। अगर जीएसटी 12% है तो सीजीएसटी कितना? 6 रहेगा। एसजीएसटी कितना रहेगा? 6 रहेगा। मतलब हाफ इक्वल पार्ट में, देखो ना मेंशन है भाई, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। क्लियर? समझा? अगर जीएसटी 18% है तो 9% सीजीएसटी एंड 9% यस जीएसटी रहेगा। तो वहां पे इसका फॉर्मूला मैंने लिखा भाई, सीजीएसटी एसजीएसटी कैसे निकलता है? जीएसटी का हाफ कर दो, या फिर जीएसटी का क्या मतलब होता है? 2 इंटू सीजीएसटी। क्लियर है कि नहीं? सीजीएसटी का डबल कर दो, जीएसटी आ जाएगा, या फिर यस जीएसटी का डबल कर दो, जीएसटी आ जाएगा। अगर मैंने बोला यस जीएसटी 9% तो जीएसटी कितना? डबल। जीएसटी दिया है, सीजीएसटी पूछ रहा हूं, एसजीएसटी पूछ रहा हूं, हाफ करो, एंड सीजीएसटी देके एसजीएसटी देके अगर मैं जीएसटी पूछ रहा हूं तो डबल कर दो। ये है फॉर्मूला। एंड 4.1 के पूरे कॉन्सेप्ट में यही लाइन अप्लाई होने वाली है। ये जो दिख रहा है ना, ये 4.1 में यही चलेगा। चलिए, परसेंट थोड़ा बहुत हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। और ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों मैंने देखा ऑफलाइन बैच में कि ये रट्टाफिकेशन पूरा कर रहे हैं भाई, 0% कौन से गुड्स पे आएगा, 5% कौन से गुड्स पे आएगा। ऐसा कुछ एग्जाम में आपके आने वाला नहीं है। आपके एग्जाम में क्या आने वाला है, जहां ध्यान रखना मैं मेंशन कर रहा हूं भाई, परसेंट से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आपके सिलेबस में बनेगा, वो भी ऑब्जेक्टिव में, कि परसेंट इसेंशियल गुड्स पे कितना रेट ऑफ जीएसटी है, तो 0%। और बाकी रट्टाफिकेशन वाला काम ही नहीं है कि सिर्फ 5% किस पे लगता नहीं, वो आपके लिस्ट दिया ना, तो आप उसको रटना नहीं है भाई, बस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है। आपके सिलेबस में मार्क्स अगर आप देख रहे हो भाई, पूछा जाएगा कि नहीं, एक क्वेश्चन ही बनेगा कि इसेंशियल गुड्स पे कितना रेट ऑफ जीएसटी है, तो याद रख लेना 0%। ये सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने लिख दिया भाई कितने रेट ऑफ जीएसटी इंडिया में है, तो 0%, 5%, 12%, 18 एंड 28% होता है। एंड ऑब्जेक्टिव में देखो ना, अब जो क्वेश्चन दिख रहा है ये सीधा सीधा बोलते हैं भाई, देखो इधर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर कितना होता है, ध्यान रखना 15। क्लियर है कि नहीं? इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, ध्यान रखना। जीएसटी आईएन में 15 है एंड पैन में 10 है। ये चीज ध्यान रखना। किसमें? पैन में। पैन बोले तो परमानेंट अकाउंट नंबर में कितने हैं?
10 है, याद रखना 15 10 15 10। एंड फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 4.1 के लिए सिर्फ ये 3 लाइन इंपॉर्टेंट था, बाकी जो लाइनें लिखी गई हैं वो ऑब्जेक्टिव में पूछी जाएंगी। अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता है भाई तो 4.1 हर एक बच्चा सॉल्व कर लेगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज यही था कि जीएसटी को 2 पार्ट में डिवाइड होता है, वो भी इक्वल पार्ट्स में। जीएसटी दिया है तो सीजीएसटी एसजीएसटी उसका हाफ हो जाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी दिया तो जीएसटी उसका डबल हो जाएगा। बस यही चीजें आपको ध्यान में रखनी है, 4.1 आपका क्लियर हो जाएगा। 4.2 के लिए आ जाओ जरा। 4.2 का बेसिक, 4.2 में ज्यादा बेसिक नहीं है, सबसे सिंपल है। देखो जरा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, आई होप हर एक बच्चे को दिख रहा होगा। फॉर्मूला आपका ये सबसे मेन वाला जो दिख रहा है ये है आपका फॉर्मूला जीएसटी पेबल। 4.2 के पूरे टॉपिक में यही पूछा गया, जीएसटी पेबल बता दो। फॉर्मूला है आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। अभी आपको पता चल जाए आउटपुट टैक्स क्या होता है एंड आईटीसी का क्या होता है तो समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सा माइंड में रख लेना, जब हम लोग सेल करेंगे, जब हम लोग सामान बेचेंगे तो उस टाइम पे जीएसटी कलेक्ट करते हैं, वो होता है हमारा आउटपुट टैक्स। फिर से रिपीट करूं, जो सेल करेंगे उस टाइम पे जीएसटी मैं कलेक्ट करूंगा, वो होता है आउटपुट टैक्स। एंड जब परचेज मैं करूंगा तो भाई कॉमन सी बात है सर जीएसटी पे करूंगा। मतलब परचेज के टाइम पे, मतलब परचेज के टाइम पे जीएसटी कभी भी पे होती है, वो हमारा होता है इनपुट टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं आईटीसी। एंड सेल के टाइम पे जीएसटी हम लोग कलेक्ट करते हैं तो हमारा होता है आउटपुट टैक्स। आउटपुट में से इनपुट माइनस कर दूंगा, मिल जाएगा जीएसटी पेबल। अब कोई बच्चा ये पूछेगा सर आउटपुट टैक्स कैसे, निकालना कैसे, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है आउटपुट का, सेल्स वैल्यू इनटू रेट ऑफ जीएसटी। क्योंकि आउटपुट टैक्स आपका किस पे निकलता है भाई, सेल पे, तो सेल वैल्यू इनटू जो आपका रेट दिया रहेगा मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। एंड आपका इनपुट टैक्स किस पे निकलेगा, परचेज वैल्यू इनटू रेट ऑफ जीएसटी। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अगर क्लियर, 4.2 के जितने भी सम है आप खुद से प्रैक्टिस कर लोगे। चलिए शिफ्ट हो जाओ जरा 4.3 पे आ जाओ, 4.3 वाले बेसिक पे आ जाओ। अब ध्यान रखना है यहाँ पे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे चलना, क्या आपके एग्जाम में जरूरी हो ध्यान रखना। आपको शेयर की बहुत डिटेल्स नहीं पढ़नी, आपको फेस वैल्यू की बहुत डिटेल्स नहीं पढ़नी, ना ही आपको मार्केट वैल्यू की बहुत डिटेल्स पढ़नी है। जो इंपॉर्टेंट है बस आपका ये ध्यान में रखना, जो आपके शेयर होते हैं भाई उसकी 2 वैल्यू होती है। शेयर की कितनी वैल्यू होती है, 2 वैल्यू, फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू। बस आप यही पता कर लो सर फेस वैल्यू का यूज कहाँ पे होता है एंड मार्केट वैल्यू का यूज कहाँ होता है, तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखो यहाँ पे सिंपल सबसे एकदम माइंड में फिट कर लेना। यहाँ मैं शॉर्ट में थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू। एक होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का यूज हमेशा ध्यान रखना डिविडेंड निकालते टाइम करना। क्या निकालते टाइम करना, डिविडेंड निकालते टाइम करना। क्लियर है? एंड जो हमारा बचा कौन सा, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का यूज ध्यान रख लो, मार्केट वैल्यू का यूज हमेशा शेयर को परचेज या फिर सेल करते टाइम होता है। ये एकदम माइंड में रट्टाफिकेशन कर दो। डिविडेंड निकालते टाइम फेस वैल्यू, परचेज एंड सेल के टाइम पे हमेशा मार्केट वैल्यू का यूज होगा। बस यही चीज माइंड में रख लेना अच्छे तरीके से। ये कर लिया तो देखो ना कॉन्सेप्ट ही क्लियर। और ये देखो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और इसके बेस पे छोटा सा सम भी बनता है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछा जाएगा। देखो ना बोला गया मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या भाई, अगर मार्केट वैल्यू 10 है फेस वैल्यू भी 10 है तो इसको हम लोग बोलते हैं पार वैल्यू। क्या बोलते हैं भाई, पार वैल्यू। क्या बोलते हैं, पार वैल्यू। पार बोले तो इक्वल। अब उल्टा कर दो भाई, अपोजिट कर दो, मतलब मार्केट वैल्यू 15 कर दो, फेस वैल्यू 10 कर दो। तो मार्केट वैल्यू जब भी ज्यादा रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलेंगे, प्रीमियम। क्या बोलेंगे, प्रीमियम। कब बोलना है, याद रख लेना, मार्केट वैल्यू ज्यादा रहेगा फेस वैल्यू कम रहेगा। अब इसका उल्टा कर दो, मार्केट वैल्यू अपना कम है एंड फेस वैल्यू ज्यादा है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। क्लियर, समझा? 3 केस है, समझ लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाओ ना, जो इस चैप्टर में फॉर्मूला लगता है उस पे आ जाओ भाई। ये तो बहुत बेसिक चीज थी, फॉर्मूला जो लगेगा वो यहां लगने वाला है। फॉर्मूला देखो ना किस पे लग रहा है, ये है फॉर्मूला इस टॉपिक का। रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला बहुत सिंपल है भाई, डिविडेंड इनकम डिवाइड बाय सम इन्वेस्टेड इनटू 100। डिविडेंड इनकम डिवाइड बाय सम इन्वेस्टेड इनटू 100। अब आपको पता होना चाहिए सर डिविडेंड कैसे निकालेंगे। डिविडेंड का क्या कॉन्सेप्ट बताया था, कौन सी वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे। तो डिविडेंड का फॉर्मूला देखो ना क्या बताया भाई, किस पे निकलेगा, फेस वैल्यू और कितना परसेंट, जितना क्वेश्चन में मेंशन होगा भाई। रेट ऑफ डिविडेंड मेंशन होता है 10%, 8%, 5% ऐसा लिखा होगा। निकलेगा किस पे सर, नंबर ऑफ शेयर, जितना शेयर आपने खरीदा
जितना उसका फेस वैल्यू मल्टीप्लाई करने का जितना उसका रेट ऑफ डिविडेंड है मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा डिविडेंड इनकम। अब ये सम इन्वेस्टेड कहाँ से मिलेगा? इन्वेस्टेड मतलब कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो सिंपल लॉजिक है इसका मतलब परचेज की बात कर रहा है भाई, कितना परचेज किया। परचेज में कौन सी वैल्यू लगती है? मार्केट वैल्यू, जितने भी शेयर आपने खरीदे हैं मल्टीप्लाई करने का। जितना शेयर मैंने खरीदा, एक शेयर का प्राइस क्या था, कौन सा प्राइस, मार्केट वैल्यू क्या था, मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। क्लियर समझा? यही फॉर्मूला पूरे टॉपिक में, बट उसके लिए आपको डिविडेंड निकालना पड़ेगा और सम इन्वेस्टेड निकालना पड़ेगा। बहुत टाइम पे ऐसा होता है सम इन्वेस्टेड दिया होगा, नंबर ऑफ शेयर आपको निकालना पड़ेगा, तो निकालना आसान है, नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू सम इन्वेस्टेड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। उल्टा कर दो, इसी फॉर्मूले को उल्टा कर दो भाई, नंबर ऑफ शेयर को यहीं रहने दो, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई था, इधर आ जाएगा तो डिवाइड, तो वही तो नया फॉर्मूला बना। 4.3 में इसी का यूज होगा। अगर किसी बच्चे को 4.3 का कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, तो 4.4 का भी मार्क्स समझो आपको फ्री मिलने वाला है। बस एक 2 लाइन ऐड कर दो इसी में, बाकी पूरा फॉर्मूला यहीं से उठ के जाएगा। क्या 2 लाइन मैं मेंशन कर रहा हूं, 2 लाइन कौन सा, यहां पे देखो 2 लाइन, ये देखो, बहुत कुछ फॉर्मूला नहीं है, बहुत बेसिक सी बात। इस 4.4 में क्या आता है पता है, ब्रोकरेज का कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है। तो ब्रोकरेज का मतलब देखो सिंपल लैंग्वेज में आप समझो, मुंबई में जब आप कोई भी रूम लेने जाते हो, जैसे सपोज मैं रेंट पे लेने जा रहा हूँ, तो सुना रहेगा भाई बीच में कौन आता है, पार्टी दलाल आते हैं, सुना है कि नहीं, तो एजेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर मुझे रूम चाहिए तो आपको ये बेसिक, बहुत बेसिक चीज़ है भाई कि एक रूम का रेंट जो भी रहेगा सामने वाले को पे करना है, मतलब मेरे जेब से जाएगा। कब जाएगा? जब मैं सर रूम लेने जा रहा हूँ, बोले तो परचेस करने जा रहा हूँ, मतलब सिंपल लैंग्वेज में जब भी मैं कोई भी शेयर परचेस करूंगा तो ब्रोकरेज देना पड़ेगा। देने का मतलब सर ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब परचेज के टाइम पे भाई मार्केट वैल्यू पे ब्रोकरेज ऐड करने का बहुत सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि एजेंट का काम ही है भाई रूम खरीदने का, बेचने का, रेंट पे दिलाना। आप खरीदने जाओगे तो जो भी उसका रेट है वो देना, प्लस उसको ब्रोकरेज मुझे कुछ परसेंट देना पड़ेगा, तो ब्रोकरेज ऐड करना पड़ेगा। और सेल के टाइम उल्टा है, मैंने किसी एजेंट को पकड़ा, बोला भाई ये रूम सेल करा दो, आपको 2% का कमीशन, सुना है कि नहीं ऐसा, तो 2% का कमीशन तो अब तो देना पड़ेगा भाई, कभी सेल के टाइम पे। तो परचेज के टाइम पे ऐड होगा, सेल के टाइम पे माइनस होगा, बस यही चीज ऐड हो जाएगी। बाकी पूरा फॉर्मूला, पूरा कॉन्सेप्ट जहां पढ़े हो वहीं पे आएगा। और एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है भाई, रेट ऑफ जीएसटी ब्रोकरेज पे कितना है, याद रख लेना 18% है। वैसे क्वेश्चन में दिया रहता है प्रैक्टिकल, बट सही जो परसेंट है वो 18% है, ऐसा हमारे जीएसटी लॉ में लिखा है। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है। ब्रोकरेज का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जो भी मार्केट वैल्यू रहेगा उस पर रेट ऑफ ब्रोकरेज जो दिया रहेगा वो निकाल लेने का। क्लियर, समझ में आया? 4.3 क्लियर है तो 4.4 क्लियर हो जाएगा। बस यही 2 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रख लेना है। परचेज के टाइम पे सर ब्रोकरेज मार्केट वैल्यू में ऐड करने का, सेल के टाइम मार्केट वैल्यू से माइनस कर दो, कॉन्सेप्ट खत्म 4.4 का। ये अगर क्लियर है तो इसी पैटर्न में ये टॉपिक की प्रैक्टिस करना। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।